इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने मातृ संस्कार समागम में मां को बताया पहला गुरु, समाज और राष्ट्र निर्माण की रखी आधारशिला। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। लखनऊ में स्टूडेंट्स को खिलाई मिठाइयां। उत्तराखंड के बजट सत्र की सरकार ने तय की तिथि, सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 9 से 13 मार्च तक भराड़ीसैंण में होगा बजट सत्र आयोजित। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी के सैनी में पलटा तेल टैंकर, आग लगने के बावजूद कोई जनहानि नहीं, दमकल टीम ने तुरंत आग पर पाया काबू। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मां की भूमिका को समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का कार्य शिक्षक से नहीं, पहले मां से करती है। मां के समान कोई छाया नहीं होती और जो सीख एक मां अपने बच्चे को दे सकती है वह कोई और नहीं दे सकता। इस प्रकार के आयोजन हमारे समाज और राष्ट्र के विकास में जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी भूमिका को और सशक्त बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। भविष्य के कर्णधारों के लिए एक बड़ा मार्ग तैयार करने का काम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा जो पहली शिक्षा होती है, पहली शिक्षा और पहला संस्कार, पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम शिक्षक से पहले कोई करता है तो वो कौन करता है? तो इतनी कम आवाज क्यों निकल रही है? तो मां करती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक रूप से भी समझने की दिशा में। और भारतीय संस्कृति में माता का जो स्थान है वो हमेशा से सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समम प्रिया। यानी कि माता के समान कोई छाया नहीं है। यानी कि माया, चाहे वो बच्चा कितना भी परेशान होगा, अगर अपनी माँ की गोद में आ जाएगा, अपना सर रख देगा आंचल में, और तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में माँ का वो स्थान होता है। और माता के समान कोई सहारा नहीं होता है, माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है, माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है, और न ही माता के समान कोई गुरु होता है। माँ जो सिखा सकती है कोई नहीं सिखा सकता। माँ केवल हमारी जननी नहीं होती है, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे संस्कार का निर्माण करती है, और जीवन के मूल्यों को आकार प्रदान करने वाली सच में मार्गदर्शक होती है, जो व्यवहारिक रूप से, प्यार से, दुलार से, हर प्रकार से अपने पुत्र को, पुत्री को, सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। और मातृशक्ति ही परिवार की धुरी होती है, परिवार ही समाज का मुख्य घटक होता है। मातृशक्ति और परिवार के महत्व को रेखांकित करने का जो प्रयास इस प्रकार के
दुनिया में बहुत सारे संगठन चलते हैं। मैं ये बात भी आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी मुझे लगता है अधिकांश लोगों को ये पहला अनुभव होगा, इस बार इस प्रकार का पहला अनुभव होगा, पहली बार ही आए हैं ना। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इस मौके पर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाकर उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। दरअसल गुलाब देवी ने कहा कि छात्रों को परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ बैठना चाहिए और मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा। उन्होंने स्टूडेंट्स को परीक्षा से पहले मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने माता पिता और शिक्षकों से भी अपील की कि वे छात्रों को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करें ताकि वे अपनी परीक्षा अच्छे तरीके से दे सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपना आगामी बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक विधानसभा भवन गैरसैंण के भरारी सैंण में पेश करेगी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट और विभागवार अनुदान पर चर्चा और मतदान होगा। दरअसल 9 मार्च से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बजट सत्र की शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले चंपावत और पौड़ी जैसे क्षेत्रों में बजट पूर्व संवाद आयोजित कर हितधारकों के सुझाव लिए गए ताकि बजट अधिक समावेशी बने। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट राज्य के लिए दिशा निर्देश तक काम करेगा। इसी साथ ही सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी हैं, जिसमें इस बार ऑनलाइन पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। प्रयागराज में परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन कराई जाएंगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष जिले में 1,95,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 333 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे के जरिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। अभी 18 तारीख से हमारे बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और लगभग 1,95,000 से ज़्यादा छात्र हैं जो इस बार 10वीं 12वीं के एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे। 333 केंद्र हैं हमारे, जहां पे सीसीटीवी कैमरे से सारे सेंटर्स को अपडेट किया गया है। इसके अलावा वहां पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और जोनल मैजिस्ट्रेट की भी व्यवस्था की गई है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने ब्रीफिंग करके वहाँ के जो केंद्र व्यवस्थापक थे, प्रधानाचार्य थे और जो पुलिस के अधिकारी और मैजिस्ट्रेट लगे थे, उनकी ज्वाइंट मीटिंग भी करी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि एग्जाम नकल विहीन हो और सुचितापूर्ण तरीके से हो, विद्यार्थियों को एक अच्छा माहौल मिले एग्जाम में बैठने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो वो उपलब्ध कराना विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उनका ये कार्य है और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके केंद्र पर कोई नकल न हो, कोई अनुचित साधन का प्रयोग न हो और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले एग्जाम में प्रतिभाग करने का। तो यही दिशा निर्देश दिए गए और सख्ती से सबको बताया भी गया है कि अगर कोई भी अध्यापक या प्रिंसिपल या कोई भी अगर इन सब चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करते हुए और अनुचित साधन के प्रयोग के निषेध करते हुए जो अधिनियम हमारा 2024 का बना हुआ है उसके तहत भी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ेगी तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके लिए STF की टीमें भी लगातार गोपनीय अपना जांचें कर रही हैं और LIU लोकल इंटेलिजेंस की जो यूनिट है उसको भी एक्टिवेट किया गया। कहीं से भी अगर कोई भी गलत हरकत होती है तो इसके लिए विद्यालय प्रबंधन पहले जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोई भी अगर किसी केंद्र पे नकल होते हुए पकड़ा जाता है या इस तरह की कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन तंत्र और जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी जिम्मेदारी हम लोग तय करेंगे। सोशल मीडिया को पे भी हम लोग वॉचफुल रहेंगे। कई बार लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी एक यूनिट बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया जहां से हर सेंटर का लाइव फीड हमें मिलता रहेगा और मॉनिटरिंग। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कई पार्टियां आई लेकिन कोई भी गरीबी खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबी लगातार कम हो रही है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि गरीबी को खत्म करने का सबसे प्रभावी माध्यम विज्ञान और तकनीक है। उनके मुताबिक पीएम मोदी की नीतियों के तहत सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे किसानों और लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है।
कानपुर क्षेत्र में जहाँ विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र है वहाँ से शिकायतें आ रही थी और देखा प्रथम दृष्टया आरोप में लगा कि मंडल के कर्मचारी और जिले के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर माननीय मुख्यमंत्री के उस सिद्धांत को और माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्देशन है उस पर इनकी कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया जिन आरोप लगा उन्हें लंबित किया, बाकी को अटैच किया गया। पूरा जो चूंकि नीचे जो छोटा पदाधिकारी अधिकारी है, चपरासी है, ड्राइवर, ये माध्यम ही बनते हैं और इनके माध्यम से भ्रष्टाचार है। तो कहीं भी इस तरीके का प्रदेश में कोई भी होगा उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और कोई भी उत्तर प्रदेश के उत्पादन के क्षेत्र में कोई भी दुगुना है तो और आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालकों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग जो भी कदम उठाना उठाएंगे। जिस तरीके से आज के टॉप 3 AI सुपर देशों में शामिल हो रहा है, उन्होंने कहा कि AI भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रफ्तार बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से उन्होंने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तो पत्रकार भाइयों ने पूछा था कि भाई आप भ्रष्टाचार के विरोध में आप आए भ्रष्टाचार को खत्म करने, कैसे भ्रष्टाचार करेंगे भी कहा। उन्होंने कहा भाई देखिए हम टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और टेक्नोलॉजी से ही हम आज के दिन में हम जो है हम विकास भी करेंगे। और सब आए और गए, गरीबी बढ़ती रही, तमाम मुगल आए, अंग्रेज आए, तमाम पार्टियां आए, कोई गरीबी खत्म नहीं किया। खत्म अगर गरीबी कम हो रही है तो मोदी के समय। तो गरीबी टेक्नोलॉजी से, गरीबी विज्ञान से खत्म हो सकती है। और विज्ञान के सहारे आप देखो पिछले प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 भेजते हैं तो 85 खा जाते हैं, 15 पहुंचता है। और हमारे मोदी जी पैसा भेजते हैं तो सीधे किसान के खाते में जाता है, नौजवान के खाते में। तो ये चीजें हैं। तो भ्रष्टाचार तो टेक्नोलॉजी से, अब विकास भी टेक्नोलॉजी से होगा और गरीबी भी टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से दूर होगा। इसलिए उनका मैं समर्थन हूँ। निश्चित रूप से आज के दिन में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमें सुरक्षा भी देगा, सम्मान भी देगा, समृद्धि भी देगा, हमें नई चीज भी राह देगा। तो आज के दिन में समय भी बचाएगा और विकास का रास्ता भी खोलेगा। युवा, महिला, नौजवान, सारे लोग, जमाना ही है विज्ञान का। तो विज्ञान कैसे होगा? एक रास्ता देंगे तभी तो होगा। उसके लिए कानून बनाएंगे, उनके पैसा देंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे। तो आज के दिन में इन युवाओं को तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि कम से कम युवाओं को एक मार्गदर्शन के रूप में आज मोदी जी आए और उनके विकास के लिए। जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा हुआ है कि AI को लेकर के जो भारत है वो एक कीर्तिमान जो है वो देखिए, कभी भारत सोने की चिड़िया थी, फिर सोने की चिड़िया बने। ये तभी हो सकता है जब हम अर्थव्यवस्था में दुनिया में आगे आए, टेक्नोलॉजी में आगे आए, हर क्षेत्र में आगे आए। तो इसलिए आज मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम विश्व पटल पर भारत को फिर से विकसित बनाने का। जिस तरीके जो प्रदेश की जनता है वो अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं लेती, उसी तरीके से देश की जनता भी राहुल गांधी। लखनऊ में भाजपा नेता नंदकिशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा का वोट कट गया है और भाजपा परेशान है, लेकिन अब वे SIR जैसी बातों को लेकर आलोचना कर रहे हैं। पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि भाजपा का वोट कट गया है, भाजपा परेशान है, खुश थे। अब कह रहे हैं कि SIR ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल तकलीफ ये है जो उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की वोट बनवाई थी, जो लोग मृत्यु जिनकी हुई थी उनकी वोट डालते थे फर्जी, और जो शिफ्ट हो गए थे लोग उनकी वोट डालते थे। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण और शुद्धिकरण हुआ है, उसमें वो अपनी वोट जुड़वाया, किसने मना किया है। लेकिन वो हार से और जो हताशा और निराशा है वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, कभी न्यायालय पे सवाल उठा देंगे, तो उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सर, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने माघ मेले को लेकर कहा है कि जो वहाँ पे बटकों की जो चोटी खींची गई वो गलत है, जिन्होंने भी खींचा वो उनको महापाप लगेगा। नहीं तो गलत तो है ही भाई। अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं, सनातन की सरकार है, माननीय योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो प्रशासन को चोटी नहीं खींचना चाहिए। अगर चोटी खींचा है तो गलत है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मोहन भागवत जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला मुसलमान हिंदू है, घर वापसी जरूरी है। नहीं, ये तो बात सही है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अपनी बेटियों को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दुराचार बलात्कार से बचने के लिए लोगों ने धर्म बदला। पहले तो यहाँ सब हिंदू ही थे, तो आज वो स्थिति नहीं है। जब यहाँ मुगलों का आतंक था कि हम लोग उसमें रहें, तो हलाला जैसी जो बीमारी है, बेटियों के साथ तलाक की बीमारी है,
और तमाम चीज़ें। हिंदुओं में ये सब नहीं है कि जरूर ये करना है, अपने आनंद के साथ रहें, तो अगर वापसी करते स्वागत है, अदरवाइज अपने धर्म में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा हादसा टल गया जब सैनी थाना क्षेत्र में एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, उसमें आग लग गई। रात के बाद यही रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें घटना सैनी थाना क्षेत्र की है, जहां एक तेल से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सैनी थानाध्यक्ष ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आगे की जांच की जा रही है। आज दिनांक 17/26 को दिल्ली कोलकाता जो हाईवे है, वहाँ से सैनी के डोला मोड़ के पास में एक टैंकर था जो कच्चा तेल लाद कर दिल्ली से कोलकाता की तरफ जा रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। कच्चा तेल होने की वजह से आग काफ़ी भीषण थी, जिसके तत्काल सूचना पर पुलिस फोर्स, लोकल थाने की पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की फोर्स मौके पर आई और लगभग 4-5 गाड़ियों के द्वारा 2 घंटे बाद आपको काबू पाया जा सका है। और इसमें शायद नहीं ड्राइवर था, उसको अच्छी तरीके आई है, तो मौके पर यातायात चल रहा है। आग बुझाने में कितनी मशक्कत हुई, कितनी दमकल गाड़ियाँ लगी थी? लगभग 5 गाड़ियों के द्वारा आपको काबू पाया जा सका है, लगभग 2 घंटे बाद आपको। रमजान का पाक महीना नजदीक आते ही रामनगर में रौनक बढ़ गई है। मस्जिदों में साफ सफाई और सजावट का दौर जारी है, तो वहीं बाजारों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजेदार पूरे महीने इबादत, कुरान की तिलावत और दुआओं में वक्त बिताने की तैयारी कर रही हैं। हलवाई दुकानों पर सहरी के लिए पारंपरिक मिठाइयाँ, खजला और फैनी तैयार की जा रही है, जिसकी मांग इस दौरान कई गुना बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि रमजान में इस खास पकवानों की बिक्री सामान्य दिनों से कई ज़्यादा होती है। ऐसा है हमारा ये रमजान का महीना चालू हो गया, खुशियों का महीना है और ऐसा है हमारा रमजान के महीने में हमारा थोड़ा बेहतर काम रहता है, जो है काम सही रहता है। शेरी का भी और अफ्तार का भी काम हमारा सामने चलता है। और रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना होता है और ये महीना इसलिए ज़्यादातर ख़ास है कि इस महीने को अल्लाह ताला का ख़ास महीना करार दिया गया है, क्योंकि इस महीने में जितने भी मुसलमान होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर देते हैं। यानी जिस वक्त में इंसान आम तौर पर खाता पीता है, मुसलमान उस तरह से अपने आप को रोक लेते हैं और अल्लाह के हुए हुक्म के मुताबिक खाते हैं, पीते हैं और भूखे रहते हैं। और बुनियादी मकसद इस महीने का और रमज़ान के रोज़ों का ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, भूख और फाके का सामना करते हैं। तो असल में खुद से अपनी मर्ज़ी से भूख को चुनकर हम उन कमज़ोरों और मजबूरों के दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से भूख और परेशानी का सामना करते हैं। इससे आम इंसान के दिल में हमदर्दी, मोहब्बत और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के जज्बात पैदा होते हैं। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रसिद्ध कोसी कला में ऐतिहासिक एवं पौराणिक कुंडों के सौंदर्यीकरण की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन के नेतृत्व में समाज सेवियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर नगर के समुचित विकास की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि कोसी कला जिला एक सबसे बड़ा नगर है, जिसे उत्सव एवं धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित प्राचीन कुंड, गोमती सरोवर और रत्नागर सागर सहित 1 दर्जन से अधिक पौराणिक कुंड वर्तमान में उपेक्षा का शिकार हैं। कुंडों में चारों ओर परिक्रमा मार्ग निर्माण, बैठने की व्यवस्था, सुदृढ़ प्रकाश व्यवस्था और जल संरक्षण के ठोस उपाय करने की मांग की गई। सौरभ जैन जी के नेतृत्व में भाई कमल किशोर पांडे जी, अजय गोविंदा जी, विनय उपाध्याय जी और हरेंद्र ठाकुर जी आदि सभी लोगों ने संपर्क किया है। आप सब लोगों का कहना है कि कोसी कला की ब्रज की प्रमुख आस्था का केंद्र रत्नागर सागर जो कुंड है हमारा, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए पूरी वार्ता की गई है, सुझाव लिए गए हैं और योगी सरकार ने 1 करोड़ रुपया 2 किस्तों में हमारे रत्नागर सागर के लिए स्वीकृत किया हुआ है। समाज के सहयोग से वहाँ पहले पानी निकाला जाएगा, उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। चूँकि बजट अधिक चाहिए, अधिक कार्य है, सौंदर्यीकरण का भारी भरकम कार्य है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि माननीय योगी सरकार से हम पुनः अनुदान लें और अपने शहर के इस प्रमुख स्थल को आस्था का और बेहतर केंद्र बनाने का कार्य करें, ऐसा हमारा प्रयास है। सभी लोगों के सुझाव हमने नोट किए हैं, सभी लोगों का अनुकरणीय सुझाव है
उस सुझावों पर कार्य करेगी नगरपालिका और पूरा प्रयास करेगी जन भावनाओं का आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता के दिशा निर्देश में उनके आदेशों का पालन हम लोग करें, ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। सौंदर्यीकरण जो होगा वो कब तक बनके तैयार होगा? देखिए, ये लंबा काम है, आप भी जानते हैं, कम से कम 1-1.5 महीने तो इसके कार्य के मतलब पानी को निकालने में लगेगा। उसके बाद किसी इंजीनियर से एक बेहतर नक्शा बना के हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगामी 1 साल के अंदर यह कार्य बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ शहर को समर्पित हो, ताकि यहाँ आने वाले ब्रज क्षेत्र के श्रद्धालु ये महसूस कर सकें कि प्रवेश द्वार कोसी कला के अंदर जो रत्नाकर सागर है वो उनकी मनोती को भी पूर्ण करता है और एक भावुक और एक अच्छा स्थान धार्मिक स्थल बन सके, ऐसा हमारा प्रयास है। कई जगह से उनको कब्जा किया जा चुका है, वो सारे कब्जे हटेंगे, वो सारे कब्जे हटेंगे। उस बात के लिए कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में नगरपालिका परिषद यदि किसी सड़क का भी निर्माण करती है तो वहाँ को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही निर्माण करती है। इतनी बड़ी योजना है कि कब्जा ना हटे ऐसा संभव नहीं है। जिस कब्जाधारी को भी हम चैलेंज करें, मतलब चेतावनी देंगे और उसके बाद कब्जा हटाने के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा। या कार्यशैली भी जानते हैं और नगरपालिका की स्थिति भी जानते हैं। कब्जा अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।